सत्ता का गुरूर जब सर चढ़कर बोलने लगता है तो सत्ता के उस उच्च शिखर पर आसीन व्यक्ति ये चाहता है कि उससे उसी प्रकार के प्रश्न किए जाएं जो प्रश्नों के जवाब वो चाहता है। उसके संघर्षमयी मार्मिक यात्राओं के बारे में बात वो चाहता है। वो केवल और केवल अपने विषय में सकारात्मक बातों के लिए तैयार बैठा होता है। वो किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह के लिए तैयार नहीं होता। वो क्रियान्वयन की प्रश्नावली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की जवाबदेही पूर्ण बातें उससे पूछी जाए। उससे केवल वही बातें पूछी जाए जो उसको प्रभाव दें, जो उसको और भी ज्यादा विस्तार दें, जो उसको समाज में और ज्यादा ओहदा दें। वह अपने आप को खुदा से भी ऊपर आसीन मानने लगता है। वो ये चाहने लगता है कि खुदा से प्रश्न करना तो आसान है, लेकिन हम चूंकि खुदा से भी ऊपर बैठे हुए हैं, हमसे प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। हम जनता हैं, हमको खुश होना चाहिए। हम जनता हैं, हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमने जिन जवाबदेहियों के लिए एक पक्ष को हटाकर दूसरे पक्ष को आसीन किया, वो पक्ष भी उसी राह में आगे बढ़ चुका है। हमें खुश होना चाहिए कि सांप नाक को हटाइए और नाग नाक को बैठाइए। हमें खुश होना चाहिए कि सत्ता में आसीन लोग हमें केवल कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। हम तो उनके लिए वो उपकरण है जो प्रयोगशाला में केवल और केवल प्रयोग के लिए, मरने के लिए चूहों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह या बंदरों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आम पब्लिक हैं, हम केवल वोट देने के लिए बने हैं। वोट दे करके उनको सत्ता के उच्च शिखरों तक पहुंचा देना चाहते हैं, या अपना वोट नहीं दे करके जो पहले से सत्ता में हैं उनको पदच्युत कर सकते हैं। लेकिन जो सत्ता में जाते हैं उनका क्रियान्वयन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे पूर्व अवस्था में दूसरे सत्ताधीशों ने किया था। हम किसके सामने जाकर के अपना दुखड़ा रोएं, किससे अपना जवाब मांगे, किससे अपनी विसंगतियों के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। अगर हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो अब पद में नहीं है, वो ये कहकर भगा देता है कि आपने हमें वोट दिया था तो अब हमें जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे आपकी। और जिनको हमने वोट दिया था, जिनको वोट दे करके हमने सत्ता को शिखर तक पहुंचाया, वो घंटा प्रश्न कह करके हमें खारिज कर देते हैं और किसी भी प्रकार के ना तो पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देना चाहते, ना जनता के हितों के लिए कोई बात करना चाहते। हाँ, हमारी जिंदगियां लाख 2 लाख के मुआवजे में वो खरीद सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। और सत्ता का लोभ, सत्ता की मादकता और सत्ता का नशा इतना प्रभावी होकर के उनके मदमस्त में छाया हुआ है। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो भूल जाते हैं कि जब बहुत समय तक कोई पानी जम जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और जब पानी में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस पानी को साफ करना होता है, और पानी को साफ करने के बाद उसमें नया पानी भरने का समय हो जाता है। यही भूल घनानंद ने किया था, यही भूल रावण ने किया था, यही भूल कांग्रेस के सत्ताधीशों ने किया था। अब यही भूल भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मदांध सत्ताधीश करना चाह रहे हैं और लगातार दिख रहा है। वो जवाबदेही नहीं रखना चाह रहे हैं। जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हुए देखा जा सकता है। मामला इंदौर का था। इंदौर में खराब पानी की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बीमार रहते हैं। लेकिन ये आंकड़े छुपाए जाते हैं क्योंकि इनके कारणों का पता अगर लगा दिया जाएगा तो प्रशासन की व्यवस्था और प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर जो अधीनस्थ अधिकारी लोग हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा। लगातार आपको बिना किसी कारण के जो बीमारियां झेलने को मिलती हैं, वो किस कारण से मिलती हैं? इसी प्रकार की सत्ता की विसंगतियों के कारण मिलती हैं, सत्ता के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण मिलती हैं। आपको एक मर्ज के बजाय दूसरे मर्जों की दवाएं खिलाकर, एक्सपायरी डेट की दवाएं खिलाकर आपको तबाह कर दिया जाता है। आपको पानी की सप्लाई के नाम पर लाखों करोड़ की योजनाएं आती हैं, मिलती हैं, और आपके घरों में जो पानी आता है वो गंदे नाले का या सीवेज का आता है। सीवेज और पानी की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, पानी से बदबू आता है, पानी में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, हमारे लीवर में टाइफाइड हो जाता है, हमें पीलिया हो जाता है, हमें कई प्रकार के वायरस वाली बीमारियां हो जाती हैं, और हम हर साल लाखों रुपए अपने इलाज में खर्च करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि हमें कौन सी बीमारी है। अंततोगत्वा हम केवल यही सोचते हैं कि हम कुछ गलत खा लिए होंगे या गलत पी लिए होंगे, इसके कारण से हमें पीलिया हुआ, जबकि हमें पीलिया उस पीलिया के कारण होता है जो पीलिया परोसी जा रही है सरकारों के द्वारा। हाल ही में जो नया साल आया वो बहुत ही भद्दे तरीके से मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, और जहां पर इंदौर के 20 निर्दोष लोगों की जान केवल इस कारण से चली जाती है कि वहां दूषित पानी का सप्लाई हो रहा था। दूषित पानी की सप्लाई के कारण वहां
हजारों लोग बीमार हो गए, 20 लोग जान गंवा चुके हैं और लाख 2 लाख मुआवजा दे करके उनकी जिंदगियों का सौदा किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। केवल मामला इंदौर का नहीं है, मामला इंदौर का है तो मैं एक और बात कर दूं कि हमेशा सर्वेक्षण में तो पहले नंबर पे इंदौर को हम देखते हैं। क्या ये सर्वे करने वाली कंपनियां भी पैसे लेकर सर्वे करती हैं या किसी के प्रभाव में सर्वे करती हैं? क्या सर्वेक्षण का मामला केवल डेंटिंग पेंटिंग और बाह्य आवरण का है? सर्वेक्षण का जो मामला है वो क्या अंतरात्मा के सर्वेक्षण का नहीं होना चाहिए? क्या स्वच्छता केवल और केवल बाहर झाड़ू पोंछे और डेंटिंग पेंटिंग तक सीमित है? क्या आपकी आत्मा दूषित रहे तो भी आप स्वच्छ कहलाओगे? लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के आंकड़े पेश किए जाते हैं ऐसा ही लगता है कि आप बाहर से कितने भी दरिद्र हो, कितने भी दूषित हो, अगर आप बाहर से डेंटिंग पेंटिंग करके बन ठन करके देखे जा रहे हो तो उसी को स्वच्छता में आपको नंबर 1 घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी कई सारे मामले उठ करके सामने आए। अभी एक्सपायरी डेट की दवाइयों से मध्य प्रदेश में एक साथ 20 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। ऐसे हजारों केस जो दब जाते हैं और सामने ही नहीं आ पाते हैं। और ये दूषित पानी का मामला केवल इंदौर का मसला नहीं है, हर शहर, हर नगर का, हर कस्बे का मामला है जहां पर सप्लाई होता है। इनकी जो सप्लाई चेन है वहां पर खुदाई की वजह से वो टूट जाया करते हैं। टूटने के कारण सीवेज के नाले के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। जो आपके घरों में और हमारे घरों में पानी आता है वो सीवेज का मिक्स पानी आता है। पानी में बदबू आखिर आती कहां से है? पानी की सफाई के लिए केवल क्लोरोकिन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है और वीवीआईपी इलाकों में उसको प्यूरिफाई करके भेजा जाता है। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों है? यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब सत्ता पर बैठे व्यक्तियों को क्यों नहीं देना चाहिए? क्या इनके जवाब भी हम पुरानी सरकारों से पूछने जाएंगे या नेहरू जी को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? आज अगर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही तो इसकी जवाबदेही भी इन्हीं सत्ताधीशों को देना चाहिए, क्योंकि हमने अगर किसी नागनाथ को हटाया था तो हम चाह रहे थे कि यहाँ एक सामान्य सरकार आए, लेकिन वो भी एक सांपनाथ की तरह कार्य करते हुए अगर देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अपने बेवकूफाना हरकतों पर जनता को भी लेना होगा। लेकिन हम करेंगे भी क्या? अगर इनको बैठाते हैं तो ये डसते हैं, इनको बैठाते हैं तो ये डसते हैं। आखिर जनता अपना दुखड़ा रोने जाए तो जाए किसके पास? आखिर कौन वो विकल्प है जिसके पास जाकर के जनता को न्याय मिलेगा? जनता को न्याय क्या इस प्रकार से मिलेगा? अभी कुछ पत्रकारों ने तो चलो न्यायपूर्वक चीजें उठाई हैं और भाई साहब के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। नगरीय विकास निगम के जो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, हम कैलाश विजयवर्गीय जी की ही बात कर रहे हैं, हम उनका नाम भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि आप उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा आप पर भी होगा। मेरे ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा? क्या हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? हम प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि हमने आपको वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। तो हमारे एक एक वोट के जवाब की जवाबदेही आपकी है। नहीं तो वही तो बात है ना कि ठहरे हुए पानी में और कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को क्या साफ करने का समय आ गया है, लेकिन साफ करें तो बैठाएं किनको, यह भी अपने ऊपर प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है। हालांकि इस प्रकार की चीजें जब भी निकल करके सामने आती हैं तो प्रश्न खड़ा ही होता है। और आप बताइए ना, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उससे अभद्रता करते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं घंटा कोई मामला है। आप 20, 25, 30 मासूम लोगों की जिंदगी, जो बेगुनाह लोगों की जिंदगी है, उसके जाने को अपने अभद्र शब्दों से, घंटे से उसकी तुलना करते हैं। आप क्या इतने लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहने का आपको गौरव हासिल है और एक प्रभावशाली मंत्री पद आपको प्रदेश में है? क्या इसके गौरवशाली प्रतिमानों का कोई आप पालन करते हुए अपने आप को देख रहे हैं? एक लाइन में माफी मांगने लेने से उन मासूमों की जिंदगियां वापस नहीं आ जाएंगी और आपके भीतर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन जो जनता को दिखाई देता है, वो केवल और केवल एक फ्रस्ट्रेशन है कि आप सत्ता के मद में इतने गुरूर हो चुके हैं। सत्ता का ये जो मद है, सत्ता का ये जो नशा है, वो इन शब्दों के रूप में बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यही तो कांग्रेसियों के साथ भी हुआ था। तो कांग्रेसियों की आज जो हालत है वो सब देख ही रहे हैं और यही अगर आप लोगों के साथ भी है तो आप लोगों की भी दुर्दशा बिल्कुल साधारण है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई नहीं बचता है इस चक्र से। हर कोई इस चक्र के फेर में आता है और एक ना एक दिन इस गुरूर का अंत जरूर होता है। जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो। मामला इंदौर का था, लेकिन हम बात करें, चूंकि हम भोपाल में रहते हैं, भोपाल में भी विभिन्न जगहों पर, विभिन्न इलाकों पर लगातार शिकायतें दर्ज है। मेरे हाथ में 2 न्यूज़पेपर हैं। दोनों न्यूज़पेपर में इंदौर और भोपाल को कवर किया गया है। अभी तक जो मौतों का आंकड़ा है इंदौर में वो
14 मौतों से बढ़कर के 20 मौतों तक पहुंच चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है। ये सरकारी आंकड़ा वास्तविक आंकड़ों से बहुत बाहर होता है। 2000 से 3000 लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने का भी इसमें समाचार है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, हम भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में भी हजारों की संख्या में जो कंप्लेन है वो पेंडिंग है, उसका निराकरण नहीं हुआ है। और इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या नगर निगम होगा? सबसे ज्यादा लापरवाह और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी तंत्र में है तो नगर निगम में है। नगर निगम किसके अंडर में आता है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? इसको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। सीवेज का पानी साथ में आ रहा है, 80% टंकियां गंदी हैं, यानी जो टैंक बनाए जाते हैं उसको समय समय पर प्यूरिफाई करना चाहिए, समय समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन 80% टंकियां गंदी हैं। और क्या हम तभी इस बात का संज्ञान लेंगे जब इंदौर की तरह त्रासदी भोपाल में भी होने लगेगी। हालांकि हम भारत के लोग हैं, जब तक कोई त्रासदी नहीं आती तब तक हम सतर्क नहीं होते, सजग नहीं होते, और त्रासदी को फिर हम अवसर में बदलते हैं और डींगे भी मारते हैं कि त्रासदी को हमने अवसरों में बदल लिया है। अब हम बात करते हैं भोपाल का क्या सिस्टम है। इसमें एक तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो नगर निगम भोपाल की एक टंकी है, किसी इलाके की है, उसमें 5/12/2023 को सफाई हुई थी और आगामी 6/6/2024 को सफाई होनी है की डेट डली हुई है। इसका मतलब 2024 से लेकर अभी तक उसकी सफाई नहीं हुई है। और रविंद्र भवन के पास नाले के अंदर पानी की लाइन और दोनों का, ठीक है, मैं खैर ये कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन होगा, इनका प्रदर्शन होगा, ये बहुत सारे आंकड़े हैं। आप न्यूज़पेपर उठा करके देखेंगे तो तात्कालिक मामलों में हल्ला बोल सब लोग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक समय के बाद ये सारी आवाज़ें खामोश हो जाएंगी, क्योंकि फिर हम किसी दूसरे हिंदू मुस्लिम विवाद में लिप्त हो जाएंगे, वंदे मातरम और राष्ट्रगान में लिप्त हो जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के महिमा मंडन में लिप्त हो जाएंगे। आने वाले 26 जनवरी में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के जय हिंद जय भारत वंदे मातरम करते हुए देखे जाएंगे, और ये सारे जो मुद्दे हैं वो साइड में फेंक दिए जाएंगे। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे निष्पक्ष हो, सभी इसको भूल जाएंगे और किसी नई त्रासदी का इंतजार करेंगे। एक बार फिर जब बल्क में कोई त्रासदी होगी, जब कोई 30-40 लोगों की मौत की खबर आएगी, तो एक बार फिर हम लोग अपने अपने कमरों से निकलेंगे पानी के बुलबुले की तरह और थोड़े समय के बाद फिर फूट जाएंगे। यही शासन सत्ता है, यही राजनीति है और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आनंद लीजिए। इसमें सारे स्तंभ जर्जर हो चुके हैं, चाहे आज की बात हो, चाहे आज से 40 साल पहले की बात हो, चाहे आज से 10 साल बाद की बात हो। लोकतंत्र की जर्जरता इसी प्रकार से, सिस्टम की जर्जरता, सिस्टम का भ्रष्टाचार इसी प्रकार से हम लोगों के सामने आता रहेगा और हम आम जनता वोट दे करके इनको जिताते रहेंगे, इनको सत्ता देते रहेंगे, सत्ता सौंपते रहेंगे और हम कीड़े मकोड़ों की भांति इसी प्रकार मौत के घाट उतारे जाते रहेंगे और 1-2 लाख मुआवजा देकर हमारे परिजनों को सांत्वना दी जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ललित व्यास पांडे इसी प्रकार का निष्पक्ष बातचीत करता हुआ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना, सतर्क रहिए, बचकर रहिए।